नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज एसएससी का जो सीरीज लेकर हम आपके सामने आते हैं, आज उसका 5वां सीरीज लेकर हम आपके सामने आए हैं। लेकिन संयोग बस आज थोड़ा सा लेट हो गई। ये चूंकि 9 बजे ही क्लास होती थी, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आज 9 बजे नहीं हो पाई। इसके लिए आप लोगों से सॉरी। लेकिन मंडे टू फ्राइडे 9 बजे ही एसएससी की सीरीज चलती है और बीपीएससी के लिए रात के 8:30 बजे से 9 बजे आपकी जो सीरीज चलती है, उस बीपीएससी सीरीज में आप लोग जरूर आइए। हालांकि बीपीएससी 68वीं का डेटा जो है वो बढ़ गया है। नोटिफिकेशन 68वीं के लिए जनवरी 2023 में आएगी, लेकिन आप लोग अपनी क्लास को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, तभी जाकर फाइनली हो पाएगा। एग्जाम जो है कोई दाल भात का चोखा नहीं है कि जब डेट दिया, जब एग्जाम है तब 1 महीना पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप जब तक कंटिन्यू नहीं रहेंगे तब तक रिजल्ट होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देने के लिए, अपनी सफलता को हासिल करने के लिए आपको कंटिन्यू लगा रहना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज इस सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन अच्छे अच्छे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो प्रश्न आपका कौन सा है? वो प्रश्न आपका देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। यानी सबसे पहला सवाल ये आपसे कहता है कि हाइड्रोजन बम जो है ये किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम, आप नाम सुने होंगे। हाइड्रोजन बम का भी नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन बम का, और एक एटम बम का भी नाम सुने होंगे। ये दोनों खतरनाक ही है। और हाइड्रोजन बम जो है ये आपको नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये आपका हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इन नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? जिसमें दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़ने का काम करता है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन बम बनता है, इसमें हाइड्रोजन जैसे हल्के न्यूक्लियस आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं और हीलियम जैसे अस्थायी नाभिक का निर्माण करता है। उसी से अपार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है। अर्थात हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और एक बात याद रखिएगा, परमाणु बम से इसकी तुलना किया जाए तो परमाणु बम की अपेक्षा ये कई गुना ज्यादा विनाशकारी है। यानी समझिए हजारों गुना ज्यादा जो है ये विनाशकारी होता है। यानी एटम बम से तुलना करेंगे तो एटम बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम कई गुना ज्यादा क्या है? विनाशकारी है। और ये किस पर आधारित है? तो आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो आपके ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। पहला था आपका नाभिकीय विखंडन, ये जो है इस पर परमाणु बम आधारित है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए एटम बम के बारे में, परमाणु बम के बारे में, तो आपका हाइड्रोजन बम जो है ये आपका संलयन पर था, लेकिन परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन। याद रखेंगे बाबू, ये आपका एटम बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इस पर आधारित है तो एटम बम नाभिकीय विखंडन पर, जिसमें हैवी नाभिक टूट जाता है और हल्के हल्के नाभिकों में परिवर्तित होता है। तो एटम बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और आपका परमाणु बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम जो है ये ज्यादा विनाशकारी है। क्लियर? तो आपका हो गया संलयन पर हाइड्रोजन बम और विखंडन पर क्या हो गया? परमाणु बम। क्लियर हो गया? ये सवाल आपके एसएससी में पूछा गया सवाल है और आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। इसलिए इन सेशन को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस को देखें, उतना एग्जाम में आपको फायदा होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। थ्योरी पढ़ने से आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, और क्वेश्चन के प्रैक्टिस से आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, यानी आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद अगला देखिए आपका क्या है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश तरंग के बारे में आपको हाइजेंस प्रिंसिपल नाम सुनेंगे, या हाइजेंस लिखा हुआ है। ये हाइजेंस प्रिंसिपल जो होता है, ये हाइजेंस प्रिंसिपल जो है ये किसके सिद्धांत के बारे में बताए थे? तो प्रिंसिपल जो है ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में बताए थे कि प्रकाश जो है वेव के रूप में चलती है। आपका लाइट जो है ये इस तरह से श्रृंग और गर्त, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। तो ये आपका श्रृंग हो गया और ये आपका गर्त हो गया। तो ये श्रृंग और गर्त बनाते हुए क्या होता है? ये आगे की ओर बढ़ती है। इस प्रकार के तरंग को जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। कौन सा तरंग कहा जाता है मेरे दोस्त? तो इसको जो है अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अर्थात प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है।
कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है जो श्रृंग और गर्त बनाते हुए आगे की ओर चलती है, और इसको गमन करने के लिए किसी खास मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गमन करता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में, किसी में भी यह गमन कर सकता है। क्लियर ना? चलिए अगला सवाल है आपका कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, और ब्रह्मांड जो है आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि आपका ग्रहों के गति का नियम जो है ये केपलर साहब ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था भाई? तो ग्रहों के गति का नियम जो है ये केपलर साहब के द्वारा दिया गया। अब न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन तो फिजिक्स का पिता ही माना जाता है, और इन्होंने गति का नियम दिया था। न्यूटन ने किसका नियम दिया था? गति से संबंधित जो न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम के नाम से जाना जाता है। किसी भी बल की परिभाषा, किसी भी बल का व्यंजन मिलता है तो गति से संबंध नियम जो है ये न्यूटन साहब ने दिया था। गैलीलियो ने किसके बारे में बताया था? तो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। गैलीलियो ने किसका नियम दिया था? जड़त्व का नियम दिया था। ये इनर्शिया के बारे में, किसके बारे में बताए थे? इनर्शिया के बारे में। अब मन में सवाल आ गया होगा कि सर इनर्शिया होता क्या है? तो जड़त्व का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो नेचर, यदि वो विराम की अवस्था में रहती है तो विराम ही रहना चाहती है, या वो एक समान गति से गति की अवस्था में रहती है तो गति की अवस्था में ही रहना पसंद करती है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, अर्थात इनर्शिया का नियम कहते हैं। अतः ये नियम किसने दिया था? तो आपको गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का नियम, और यह नियम बाद में जो है न्यूटन के प्रथम गति नियम के रूप में प्रतिपादित किया गया। अतः न्यूटन साहब ने गति के बारे में और गैलीलियो ने आपको जड़त्व का नियम दिया। इसके अलावा गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी का भी खोज किया था। तो इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ग्रहों के गति के बारे में पूछा जाए कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया, तो आपको केपलर साहब ने दिया था। और कॉपरनिकस ने क्या बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। अगला सवाल आपका है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए ताकि अधिकतम दूरी तय करेगी? ध्यान देंगे, यदि ये कोई मान लीजिए क्षैतिज सतह है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे कहता है किस कोण से किसी बॉल को फेंका जाए, किस कोण से किसी बॉल को फेंका जाए ताकि इसका रेंज जो है वो मैक्सिमम हो सके, यानी अधिक से अधिक दूरी पर जाकर वो गिर सके। तो इसके लिए ये एंगल जो होता है ये 45 डिग्री होना चाहिए। कौन सा एंगल होना चाहिए? ये 45 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर वो गेंद बॉल क्या होगा, या कोई भाला फेंकेगा तो वो आपको मैक्सिमम रेंज जो है, इसका रेंज आपका मैक्सिमम होगा। किसके लिए? तो कोण 45 डिग्री के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसका कोण कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट का रेंज जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ये ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षैतिज सतह से यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण से फेंका जाए तो उसका पथ कैसा होगा, यानी किस वे से वो जाएगा। तो उसका जो ये पथ होता है, इस पथ को जानते क्या कहा जाता है? परवलय पथ। परवलय पथ कहा जाता है। अर्थात उसका पथ कैसा होगा? तो उसका पथ पैराबोलिक होगा, यानी ये पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। तो वो परवलय पथ से आगे की ओर बढ़ेगा और मैक्सिमम रेंज को प्राप्त करेगा। अब उसका ये डिस्टेंस जो होता है इसको u cos थीटा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि प्रक्षेप करती हुई कोई वस्तु जो है अपनी क्षैतिज दूरी किससे तय करती है? u cos थीटा से। और अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, अर्थात ये वाला डिस्टेंस जिसको आप वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो u sin थीटा से तय करता है। वर्टिकल डिस्टेंस किससे तय करेगा? u sin थीटा से। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किससे तय करेगा? तो u cos थीटा से। अर्थात हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोले तो क्षैतिज दूरी u cos थीटा से, और ऊर्ध्वाधर दूरी जो है, ये उदग्र दूरी जो है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये u sin थीटा से तय करती है। और इसका पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार अर्थात पैराबोलिक होता है। और किस कोण से फेंका जाए तो मैक्सिमम रेंज करेगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग इन अच्छे अच्छे प्रश्नों का डिस्कशन में आप लोग जरूर शामिल होइए और पूरा देखिए, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन आपके एग्जाम में जो है आपको रिजल्ट तक पहुंचाने में सपोर्ट करती है। अगला सवाल क्या कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना किसके कारण से होता है? ये आपको पराबैंगनी किरण, यानी अल्ट्रावायलेट रे का मतलब क्या होता है? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण जो है, इस पराबैंगनी किरण के कारण क्या होती है कि आपका वातावरण जो है वो आपका गर्म होता है। यदि ये पराबैंगनी किरण आप पृथ्वी पर नहीं आती तो आपका ये जो इन्वायरमेंट है
वातावरण जो है ये गर्म नहीं हो पाता। क्लियर ना? चलिए, तो आपका होगा ग्रीन हाउस प्रभाव जब होता है तो इसमें क्या होता है कि पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर रुक जाती है, ऊपर में एक लेयर का निर्माण होता है, और यदि इस तरह से पराबैंगनी किरण लगातार आपकी पृथ्वी पर आएगी और वो ओजोन परत नहीं रहेगा तो इसका नुकसान भी हम लोगों को झेलना पड़ेगा। नहीं, लोगों को त्वचा कैंसर, बोन कैंसर, इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन सा किरण है? तो पराबैंगनी किरण, जिसको आप अल्ट्रावायलेट रे के नाम से जानते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि केल्विन केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? ध्यान देंगे बाबू, यानी मान हम लोगों के बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं, डिग्री सेल्सियस की बात किया जाए तो मानव शरीर का तापमान जो है, ये शरीर का तापमान कितना होता है? तो नॉर्मली यदि बात करेंगे तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये पूछा आपसे किसमें? तो ये आपसे पूछा केल्विन में इसका क्या मान होगा। तो आप देखे होंगे एक सेट के डिस्कशन में हम आपको बताए थे टेम्परेचर के रिलेशन के बारे में कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का क्या रिलेशन है। तो इसका फॉर्मूला था डिग्री सी बट्टे 5 बराबर F माइनस 32 बट्टे 9 बराबर के माइनस 273 बट्टे 5। ये फॉर्मूला हो गया। तो अब देखिए डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू पता है 37 डिग्री सेल्सियस, पूछा किसके बारे में? केल्विन के बारे में। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डिग्री सी बट्टे 5 बराबर के माइनस 273 बट्टे 5। अब ये क्या होगा? ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये आपका है 37 बराबर के माइनस 273। तो के का मान क्या हो जाएगा? 273 प्लस 37 ऐड कर दीजिए, 7 3 10, 7 3 10, 1 11 और 2 1 3। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर आपका हो गया 310 केल्विन। है क्या? 310 केल्विन ऑप्शन नंबर डी में है। अतः आंसर क्या हो गया भाई? 310 केल्विन। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, देखने में भले ही ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या चीज? ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पता है तो आप डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो फ़ारेनहाइट में भी निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में रहेगा डिग्री सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में रहेगा केल्विन में भी निकाल सकते हैं, और केल्विन में रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और हर सेट में आप देखे होंगे एसएससी हो या बीपीएससी या रेलवे, इस तरह के सवाल लगभग आते हैं। अतः इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 310 केल्विन। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे आप देखेंगे कहता है शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल का मतलब सूखा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो ध्यान देंगे, जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो है, ये रासायनिक ऊर्जा यदि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, रासायनिक ऊर्जा यदि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है तो इस सेल को कहा जाता है प्राथमिक सेल। क्या कहा जाता है भाई? इस सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। अर्थात प्राथमिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ये प्राथमिक सेल आपका जो है, इसके अंतर्गत आपका डेनियल सेल आता है, आपका वोल्टियस सेल आ जाता है, अर्थात ये शुष्क सेल आ जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी ये किस प्रकार का सेल होगा? प्राइमरी सेल होगा जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और एक होता है द्वितीयक सेल। यहां पर जो लिखा हुआ आपका द्वितीयक सेल, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? एकदम ध्यान से देखिएगा। कभी आपसे एग्जाम में प्राइमरी सेल के बारे में और कभी आपसे द्वितीयक सेल के बारे में पूछा जाता है। तो प्राइमरी सेल में आपने क्या देखा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। और सेकेंडरी सेल में क्या होगा कि पहले विद्युत ऊर्जा जो है, पहले विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। पहले विद्युत ऊर्जा जो है ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, और फिर रासायनिक ऊर्जा जो है ये आपको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। यानी इसमें दो प्रक्रिया, पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा। ये किस प्रकार का सेल होगा? सेकेंडरी सेल होगा, द्वितीयक सेल होगा। अर्थात जितना भी आपका चार्जेबल सेल है, जितना भी आपका चार्जेबल सेल है, ये टोटल का टोटल किस प्रकार का सेल होगा? सेकेंडरी सेल होगा। चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो या अन्य कोई चार्जेबल लाइट हो, चार्जेबल बैटरी हो, वो आपका सेकेंडरी सेल होगा, क्योंकि पहले उसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। पता ना?
चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेल, क्योंकि सेल एक रासायनिक पदार्थ उसमें रहता है और उसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। रासायनिक पदार्थ उसमें आपको हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 भी रहता है, किसी में अमोनियम क्लोराइड भी रहता है। चलिए अगला सवाल कहता है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए, यानी कहता है एक व्यक्ति झूला पर बैठकर झूल रहा है, यदि वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो क्वेश्चन कहता है उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गौर कीजिएगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आवृत्ति की बात करेगी, नहीं उसकी आवर्त गति की बात करेगी। तो जब गति की बात करेगी तो ध्यान रखिएगा उसका गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गति क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, उसका गति बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो उसकी आवृत्ति घट जाएगी। क्वेश्चन था कि आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल उसका घट जाएगा और उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी झूला जो है वो तेजी से दोलन करने लगेगा। क्लियर ना। चलिए अगला सवाल कहता है कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है, यानी वायुमंडल में बादल जो है वो आसानी से तैरता है। आप देखे होंगे वायुमंडल में इस तरह से मान लिया जाए ये आपका बादल है, तो ये बादल जो है आसानी से क्या करती है, वायुमंडल में मूव करती है। क्यों, क्योंकि बादल का एरिया बहुत ज्यादा होता है, यानी इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका डेंसिटी जो है, इसका घनत्व जो है वो घनत्व कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है, वो कम होता है और इसका आयतन ज्यादा होता है। तो आयतन ज्यादा होने के कारण और घनत्व कम होने के कारण बादल जो है वो आसानी से तैरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कम घनत्व होने के कारण जो है वायुमंडल में बादल जो है वो आसानी से तैरता है। इसके वजह से घनत्व के कम होने की वजह से कभी कभी आयतन के रिलेट करके देगा तो आयतन ज्यादा होता है और डेंसिटी कम होता है, तो घनत्व कम होगा और आयतन ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय देखिएगा पूरा का पूरा वो काला हो जाता है, जिसको सौर कलंक यानी क्रीट के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको कहा जाता है सौर कलंक। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, उसको सौर कलंक कहा जाता है या उसी को क्रीट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इन उसको सौर कलंक या क्रीट कहा जाता है। तो चलिए ये अच्छे अच्छे प्रश्नों का सेशन आपके लिए एसएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए था, आज के बाद रोकते हैं, फिर इसी तरह से अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। रात के 8:30 बजे आप लोग लाइव जरूर आइए, 8:30 बजे से 9 बजे तक आप लोग लाइव देखिए। बीपीएससी के लिए हम लोग लगातार और बिहार एसएससी के लिए हम लोग उस पर डिस्कस करते रहे, और सुबह में 9 बजे जो आपकी क्लासेस चलती है वो एसएससी को ध्यान में रखते हुए चलती है। तो आप इन दोनों क्लास का फायदा उठाइए, क्योंकि आपके एग्जाम आपके सर पर है। एग्जाम टाइम में आप चाहेंगे कि 10 दिन 20 दिन 50 दिन में तैयारी करने नहीं हो पाएगा, आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट ले पाइएगा। थैंक यू वेरी मच, आज की शिवाय यहीं तक।